हेलो दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से। वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। आज हम बातें करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में पोस्ट मुगल एम्पायर की बातें करेंगे। पोस्ट मुगल एम्पायर कहने का मतलब है उत्तरवर्ती मुगल काल। उत्तरवर्ती मुगल काल का जो समय है वो 1707 से लेकर 1857 की क्रांति तक ये देखने को मिलता है। ठीक है, 1857 में क्रांति स्टार्ट होती है, वहां तक देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या है ये पोस्ट मुगल पीरियड, किस प्रकार से शासकों की बातें करेंगे हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उत्तरवर्ती मुगल काल। और पिछले क्लास में यूरोपियन यात्रियों का आगमन, यूरोपियन यात्रियों की कंपनी का क्रम पूरा एक एक चीज देख चुके हैं और कर्नाटक युद्ध की भी बातें की थी। ठीक है, तो आज की क्लास जो है, आज फर्स्ट क्लास है किसका, पोस्ट मुगल पीरियड का। तो देखते हैं। हम बातें करेंगे उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य। उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य जिनका समय काल 1707 से लेकर 1707 ईस्वी से लेकर आपको देखने को मिलता है 1857। ठीक है, चलिए इसके अंतर्गत हम क्या क्या बातें करेंगे उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मेरे पढ़ाने का स्टाइल यही है, मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि क्या क्या हम बातें करेंगे। यहाँ परिचय की चर्चा करेंगे सबसे पहले, परिचय या इंट्रोडक्शन। ठीक है, उत्तरवर्ती मुगल काल, परिचय इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। फिर प्रमुख शासकों के बारे में बात करेंगे। उत्तरवर्ती मुगल काल के प्रमुख शासक कौन कौन से हैं भाई, उसकी हम चर्चा करेंगे। और जैसे ही खत्म होगा फिर प्रमुख तथ्य। ठीक है, उत्तरवर्ती मुगल काल से संबंधित प्रमुख तथ्य। उत्तरवर्ती मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य, ये सब बातें होगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं इनके इंट्रोडक्शन से, इनके परिचय से, उत्तरवर्ती मुगल काल के परिचय से। आप जानते हैं, ठीक है, यू नो दैट, आप जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले एक एक चीज समझे। हम पहले पढ़ चुके हैं मुगल एम्पायर। क्या पढ़ चुके हैं भाई, मुगल काल। हम उत्तरवर्ती की नहीं बात कर रहे हैं, पिछले जो मुगल काल हम पढ़े थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास काल में, उनकी बातें करें। मुगल काल जिनका समय पीरियड 1526 में बाबर आ जाते हैं और 1526 से आपको देखने को मिलता है 1707 औरंगजेब तक। ठीक है, समझिएगा बात। यहाँ पर हमने क्या क्या देखिए, प्रमुख शासकों की बातें की थी, जहां पर सबसे फर्स्ट कौन आए थे भाई साहब, बाबर आए थे। बाबर के बाद आपको देखने को मिला था हुमायूं। और हुमायूं के इसी बीच में, इसी मध्य में, हुमायूं के इसी बीच में आपको देखने को मिला था सूरी वंश। क्या देखने को मिला था, सूरी वंश, जहां पर शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, इस्माइल सूरी, क्या है,
इस्माइल सूरी। फिर आपको देखने को मिला था सिकंदर सूरी, गज सिकंदरी की जिन्होंने जो है व्याख्या की थी, सिकंदर सूरी जिन्होंने सिकंदराबाद जो है बसाया, वगैरह वगैरह। सूरी वंश के बाद कुछ समय तक फिर से हुमायूं आते हैं, ठीक है। हुमायूं लौटकर फिर वापस आते हैं, 55-56 तक ये रहते हैं, ठीक है, 1 वर्ष तक इन्होंने रहा है। और अब जानते हैं इन्हीं की बनाए, ठीक है, इन्हीं की बनाए जो दीनपना नगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के बाद हुमायूं का पुत्र अकबर आता है, ठीक है। और अकबर के बाद अकबर के पुत्र जहांगीर, जहांगीर का भी पुत्र आपको देखने को मिलता है औरंगजेब, औरंगजेब। और औरंगजेब का जो समय काल था वो सबसे अंतिम मैं बता रहा हूं, कब की बात है, 1658 से लेकर 1707 तक। ये हमने कब देखे, देखिए मैंने क्या कहा, पहले बाबर आए थे, बाबर के बाद उनका 4 पुत्रों में एक पुत्र हुमायूं था, ठीक है। उसी के बीच में सूरी वंश शासन चला था, जहां पर शेर शाह सूरी थे, इस्माइल सूरी थे, सिकंदर सूरी थे। फिर कुछ समय तक 55-56 में ये हुमायूं आए थे। फिर अकबर को देखने को मिला था, अकबर हुमायूं का पुत्र, हुमायूं के पुत्र के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद औरंगजेब अंतिम समय, सॉरी, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां, ठीक है, एक चीज छूट रहा था, और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब, जिनका अंतिम समय काल 1658 से लेकर 1707 तक रहता है, ठीक है। ये करेक्शन कर लीजिए, या पढ़े हुए हैं, ठीक है। मैं परिचय के रूप में इनको बता रहा हूँ क्या क्या चीजें देखने को मिली थी, ठीक है। अब देखिए ये सभी चीजें हम पढ़ चुके हैं मुगल एम्पायर में, मुगल काल में। अब अगर बातें करें सबसे अंतिम शासक कौन थे भाई साहब, मुगल काल का सबसे अंतिम शासक कौन है, औरंगजेब, ठीक है। और औरंगजेब की मृत्यु होती है सन 1707 में, अहमदनगर के पास। कहां पर, अहमदनगर, अहमदनगर, अहमदनगर के पास औरंगजेब की मृत्यु होती है सन 1707 में। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, इस शासन प्रशासन को संभालने के लिए, इतने बड़े मुगल एम्पायर को संभालने के लिए कोई ऐसा शासक नजर नहीं आता, कोई ऐसा शासक सामने नहीं आता जिस मुगल काल को पूरी, जैसे बाबर ने संभाला था, जैसे हुमायूं ने संभाला था, जैसे सबसे अत्यधिक मात्रा में चर्चा देखने को मिलती है अकबर के समय। अकबर के समय मुगल काल जो है अपने, बोल सकते हैं, साम्राज्य अपने प्रतिष्ठा मान मर्यादा की चरम सीमा तक जो है उन्नति प्राप्त कर ली थी, ठीक है, अकबर के समय, ठीक है। जहांगीर के समय भी हमने देखे थे, चित्रकारी का जो है अनूठा संग्रह जहांगीर के पास था। शाहजहां के बाद भी हम देखें वास्तुकला इनके पास था। औरंगजेब एक कट्टर जो है मुगल एम्पायर में एक कट्टर क्या था, शासक। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मृत्यु उनकी 1707 में हुई थी, अकबर, सॉरी, औरंगजेब की, अहमदनगर के आसपास। और इनकी मृत्यु के बाद इस शासन प्रशासन को संभालने के लिए कोई ऐसा शासक नहीं आया कि भारत को एक सूत्र में बांध सके, इतना बड़ा राज्य का विस्तार अच्छे से कर सके, ठीक है। उनमें वो शक्ति नहीं थी, उनमें वो ताकत नहीं था जो क्या होगा मुगल एम्पायर को अच्छी तरीके से, और जो है इनकी औहदे को जैसा स्टार्टिंग में था वैसा उठा सके। और औरंगजेब की बात इनका पतन स्टार्ट हो जाता है। मैंने क्या कहा, पतन, मैंने ये नहीं कहा कि इनकी समाप्ति हो जाती है, पतन स्टार्ट हो जाता है। और पतन स्टार्ट हो जाता है 1707 से लेकर, जो आप देखेंगे अभी उत्तरवर्ती मुगल काल, 1707 से लेकर 1857 तक, वो धीरे 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 के, इसमें 11-12 आप देखेंगे उत्तरवर्ती मुगल काल में 11 से 12 ऐसे शासक हुए हैं,
ठीक है, जो लगभग 150 साल तक, ठीक है, लगभग आपके 100-150 साल तक यहाँ पर 11-12 ऐसे जो है क्या हुए, शासक हुए। और यहाँ पर आपको देखने को 7-8 शासक ही देखने को मिले। इसका मतलब शासकों की लगातार फेरबदल हो रही, क्योंकि ऐसे कोई मजबूत शासक नहीं मिला, ऐसा कोई शक्तिशाली शासक नहीं मिला कि इस राज्य को संभाल सके। ठीक है, तो विघटन होते चला गया, पतन होते चला गया। ठीक है, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही, मैं ये बोल रहा हूँ, औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही इनके पुत्रों में उत्तराधिकारी के लिए, उत्तराधिकारी पद के लिए, कहने का मुगल एम्पायर के पद के लिए क्या होते हैं, संघर्ष होते हैं, जिसको उत्तराधिकारी संघर्ष कहा गया है। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम देखते हैं कौन कौन से शासक हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए थोड़ा और समझिए, मैंने क्या कहा, औरंगजेब थे, सन 1658 ईस्वी से लेकर सन 1707, और इसी समय इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। ठीक है, क्या होती है भाई साहब, इसी समय मृत्यु इनके बारे में हम देख चुके हैं। इसी समय इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि इनके कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे भाई साहब, औरंगजेब के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में आपको नजर आएंगे कौन कौन से, एक तो आपको देखने को मिलेगा एक पुत्र जिसका नाम है अकबर सेकंड। कौन सा है, अकबर सेकंड। दूसरे पुत्र के बारे में याद रखिए, मुअज्जम, मुअज्जम। ठीक है, तीसरे पुत्र के बारे में याद रखिए, इनका नाम है मोहम्मद आजम, मोहम्मद आजम, आजम। मोहम्मद काम बख्श, एक चौथा पुत्र जिसका नाम है मोहम्मद काम बख्श, काम बख्श। क्या नाम है भाई साहब, मोहम्मद काम बख्श। चलिए, औरंगजेब अपने जीवन काल में, ठीक है, अपने जीवन काल में, कहने का मतलब अपने शासन काल में अपने पुत्रों को, देखिए मैं अकबर के बारे में ये बता देना चाहता हूं, अकबर ने अपने पिता का विरोध किया था। ठीक है, एक एक करके हम बात करेंगे सभी के बारे में। अकबर ने क्या किया था, अपने पिता का क्या किया था, विद्रोह किया था। और अपने पिता का विद्रोह किया था, और किस कारण से, पिता की जो कट्टरवादी नीति है, ठीक है, जो धार्मिक कट्टरता है, उन पर उन्हीं के कारण अकबर सेकंड ने इनका क्या किया, पिता का विद्रोह किया, विरोध किया कि, पिताजी, अरे सभी तो आपके जो भी पिताजी है शाहजहां, उनके भी पिताजी जहांगीर, उनके भी पिताजी अकबर, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, कट्टरवादी नीति नहीं अपनाया। देखिए अकबर के बारे में आप जानते हैं, अकबर सेकंड की नहीं बात कर रहा हूं, अकबर की बात करो। ठीक है, अकबर के बारे में आप जानते हैं, धार्मिक सहिष्णुता अपनाई थी, सभी धर्म को एक समान माने थे। साथ ही साथ अकबर मुस्लिम होने के साथ साथ एक हिंदू लड़की से भी विवाह किए थे, और जिनका प्रभाव पड़ा था, और इसी के चलते हिंदुओं पर से भी जजिया कर हटा दी थी। हिंदू के लिए बहुत सारा जो है कार्य किए थे अकबर ने। और इसी सभी को देखते हुए ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब इतने कट्टरवादी थे, इतने कट्टरवादी थे, धार्मिक कट्टरता इनके मन में बसी हुई थी, जिसके कारण से अकबर सेकंड, इनके पुत्र अकबर सेकंड ने पिता का विद्रोह किया था। और पिता का विद्रोह किया था जब ये जान गए थे, जब ये जान गए थे, मालूम हो गया था कि मेरे बेटे अकबर सेकंड ने ही मेरा विद्रोह किया,
और इसी कारण से अकबर को मारने के लिए, अकबर को सबक सिखाने के लिए वो निकल पड़ते हैं। अकबर पहले दक्षिण में भग जाता है, ठीक है, दक्षिण में भग जाता है, पंजाब में भग जाता है, ठीक है। अकबर कहाँ भग जाता है? अकबर सेकेंड पंजाब में भग जाता है, पंजाब से दक्षिण में चला जाता है, दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत से निकलते हुए वो फारस देश पहुंच जाता है, और कहा जाता है फारस में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी अकबर सेकेंड को ढूंढते ढूंढते औरंगजेब भी, ठीक है, पंजाब से दक्षिण भारत में निकलता है। कौन? औरंगजेब। और औरंगजेब यहीं पर दक्षिण भारत में 25 वर्ष तक ये समय व्यतीत करते हैं, ऐसा कहा जाता है। और इन्हीं के आसपास अहमदनगर में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है सन 1707 में। और फारस निकल जाते हैं भाई साहब। कौन कौन फारस निकल जाते हैं? अकबर सेकेंड। तो अकबर सेकेंड की कहानी तो खत्म हो गई, ठीक है, अकबर सेकेंड की कहानी खत्म हो गई। अब बचा 3 पुत्र, ठीक है, अब बचे कौन से? 3 पुत्र। इन्होंने तीनों पुत्रों को क्या किया था? अलग अलग स्थानों का सूबेदार नियुक्त किया था, ठीक है। इन पुत्रों को क्या किया था भाई साहब? अलग अलग स्थानों का सूबेदार नियुक्त किया था, ठीक है, वो हम देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये है जो है भारत का मैप, भारत का नक्शा। इस तरफ है काबुल कंधार, ठीक है, आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, इस तरफ है आपका काबुल, ये है, क्या है? काबुल, ठीक है। इस तरफ आपका जानते हैं ये गुजरात है भाई साहब, आपको पता होगा ये क्या है? ये है आपका गुजरात, ठीक है। एक स्थान है बीजापुर, ठीक है, मैं इसको यहां लिख देता हूं क्योंकि जरूरत पड़ेगी। मैं इसको कहां लिख देता हूं? इसको यहां लिख देता हूं, ये है गुजरात। ये है गुजरात, ठीक है। ये इधर आप देखेंगे तो ये कहीं पर विजयनगर साम्राज्य है, इसके ऊपर जाएंगे तो आप देख पाएंगे ये वाला जो साम्राज्य है बीजापुर है, ठीक है, इसके नीचे विजयनगर साम्राज्य है। बहमनी समस्त बहमनी जानते हैं ना? बहमनी 5 टुकड़े हुए थे भाई साहब। इनके अंतिम समय में बहमनी के कितने टुकड़े हुए थे? 5 टुकड़े हुए थे, जिसमें बीजापुर एक है, बीजापुर है, गोलकुंडा है, बीदर है, ठीक है, अहमदनगर है, ये सभी। तो ये है पिज्जा। दिल्ली और आगरा पर मध्य भारत में अब उस समय शासन किसका चल रहा है? दिल्ली आगरा पर मध्य भारत में उस समय जो शासन चल रहा है वो है मुगल शासन, मुगल शासन। और मुगल शासन में शासक कौन है? शासक कौन है? शासक है उस समय औरंगजेब, औरंगजेब। तो जैसे कि मैंने कहा, अकबर सेकंड की कहानी तो खत्म हो जाती है, ठीक है, अकबर सेकंड की कहानी खत्म हो जाती है। अकबर सेकंड की कहानी खत्म होने के बाद औरंगजेब क्या करते हैं? अपने जो 3 पुत्र हैं, ठीक है, ये तीनों पुत्र को अलग अलग स्थान दे देते हैं, जहां पर काबुल पर उन्होंने अपने बड़े पुत्र मुअज्जम को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया जाता है, ठीक है। काबुल पर मुअज्जम, यहाँ पर क्या था? मुअज्जम, मुअज्जम यहाँ का क्या था? मुअज्जम यहाँ का सूबेदार था, सूबेदार। वहीं पर अगर मैं गुजरात की बात करूं, गुजरात का जो सूबेदार था,
ठीक है। इनके दूसरे नंबर का पुत्र मोहम्मद क्या था? आजम। कौन है? मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम बीजापुर का जो सूबेदार था, इनके थर्ड नंबर का पुत्र बीजापुर का सूबेदार था, इसके थर्ड नंबर का पुत्र जिसको कहा जाता है मोहम्मद काम बख्श। नाम है मोहम्मद काम बख्श। काम बख्श, ठीक है। तो ये सबकी लोकेशन हम देख चुके हैं। गुजरात पर मोहम्मद आजम, बीजापुर पर मोहम्मद कामबख्श, काबुल पर मोहम्मद जो है सॉरी मुअज्जम यहाँ का सूबेदार था। और मुगल शासन किसका चार है? औरंगजेब। समझिएगा, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है कब भाई? सन 1707 में। तो औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद उनके पुत्रों में, ठीक है, औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। औरंगजेब के 3 पुत्रों में, मैं लिख देता हूं क्योंकि कहानी तो अकबर सेकंड की खत्म हो चुकी है। औरंगजेब के 3 पुत्रों के बीच, 3 पुत्रों के मध्य, 3 पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। उत्तराधिकारी क्या हो जाता है? संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट मीन्स शुरू हो जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, सभी सभी भाग दौड़ के जो है कहाँ जाने लगे? औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत काबुल का सूबेदार मुअज्जम भागते हुए आगरा दिल्ली के पास चला गया। गुजरात का सूबेदार कहा जाता है कि ये भी चला गया। सभी एक एक करके क्या करने लगे? दिल्ली की ओर जो है आगरा की ओर रवाना होने लगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये जानते हैं कि औरंगजेब मेरे पिता का मृत्यु हो गया। अब पिता का मृत्यु हो गया और बनेगा कौन? 3 पुत्र है, शासक कौन बनेगा? और इसी के लिए शासक बनने के लिए, इस पद को प्राप्ति के लिए तीनों पुत्रों के बीच क्या होता है? उत्तराधिकारी संघर्ष होते हैं। और उसी उत्तराधिकारी संघर्ष के चलते आपको देखने को मिलेगा जो मुअज्जम है, बड़ा पुत्र, क्या है? मुअज्जम है, बड़ा पुत्र है। यह क्या बनता है भाई साहब? यही बनता है, ठीक है, यही बनता है नेक्स्ट शासक। यही बनता है क्या? नेक्स्ट शासक। नेक्स्ट शासक जिनको हम नाम देते हैं क्या? उत्तरवर्ती मुगल काल का। उत्तरवर्ती मुगल काल, मुगल काल। आप देखेंगे उत्तरवर्ती मुगल काल में कोई भी ऐसा शासक नहीं आया जो चीजों को अच्छी तरह से समझे, शासन को अच्छी तरीके से चलाए। हालांकि मुअज्जम के बारे में कहा जाता है कि उत्तरवर्ती मुगल काल का ये प्रथम और अंतिम शासक है जिनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसका मतलब ये कि मुअज्जम ही एक लौता ऐसा थोड़ा से जो है अच्छे शासक थे, थोड़ा जो है बहादुर शासक थे, विद्वान शासक थे, ठीक है, बुद्धिमान शासक थे। और उनके बाद जो भी हुए वो पूरी तरह से पूरी जो है बोल सकते हैं शासन व्यवस्था को चला नहीं पाए। चले देखते हैं उत्तराधिकारी संघर्ष। औरंगजेब के पुत्रों के मध्य के 3 पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष, उत्तराधिकारी संघर्ष, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा औरंगजेब की मृत्यु हुई और भागे दौड़े चले आते हैं भाई साहब सभी इनके पुत्र की मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, ठीक है। और इसी के चलते उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। और जिनमें से एक नाम है उत्तराधिकारी संघर्ष यहाँ पर हुए थे, जिनमें से एक नाम है जिसको हम कहते हैं, जिसे जजुआ जजाऊ का युद्ध, जजाऊ का युद्ध।
और ये जजाऊ का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था सन 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई। ये जजाऊ नामक स्थान आप जो है आगरा और भरतपुर के मध्य देखेंगे। आगरा एवं भरतपुर के मध्य, भरतपुर के मध्य, आगरा और भरतपुर के मध्य कौन से स्थान है? जजाऊ नामक स्थान है। और यहीं पर उत्तराधिकारी संघर्ष हुए थे और इसी के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? जजाऊ का युद्ध। जजाऊ के युद्ध में कौन कौन लड़े थे? एक तो था मुअज्जम। मुअज्जम और मुअज्जम कहा जाता है कि इनका क्या था? बड़ा पुत्र था। उनके साथ मोहम्मद आजम, मोहम्मद आजम उसके दूसरे नंबर का जो पुत्र है कौन है? मोहम्मद आजम। और मोहम्मद आजम एवं इसके बीच, मुअज्जम के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और उसी युद्ध को हम नाम देते हैं जजाऊ को युद्ध, क्योंकि ये जजाऊ में हुआ था। और जजाऊ कहाँ है? आगरा एवं भरतपुर के आसपास आपको देखने को। सन 1707 में ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में विजयी कौन होते हैं? क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ, नेक्स्ट शासक उत्तरवर्ती मुगल काल का कौन बनते हैं? मुअज्जम बनते हैं। तो जाहिर सी बात है विजयी कौन होंगे भाई साहब? विजयी होंगे आपके जो है औरंगजेब के बड़े पुत्र मुअज्जम। और ये हो जाते हैं, अगर ये विजयी है तो ये पराजित होंगे, जाहिर सी बात है ये पराजित हो जाते हैं। वही दूसरी ओर जैसे ही, देखिए जैसे ही ये मुअज्जम विजय होते हैं सन 1707 में, 1707 में ये फिर गद्दी पर बैठ जाते हैं। उत्तरवर्ती मुगल काल की जो है क्या करते हैं? गद्दी प्राप्त कर लेते हैं, गद्दी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन गद्दी प्राप्त कर लिया, लेकिन इनका काम अभी बाकी नहीं है। ठीक है, गद्दी तो प्राप्त कर लिया लेकिन इनका काम अभी बाकी नहीं है। काम क्यों नहीं बाकी भाई साहब? क्योंकि अभी इनका एक और भाई जिसका नाम है मोहम्मद कामबख्श बचा हुआ है। अगर वो विद्रोह कर दे, वो विरोध करते, तो मेरी तो नैया डूब जाएगी। ठीक है, मुअज्जम का ये सोचना है कि हाँ, हालांकि मैंने तो 1707 में जजाऊ के युद्ध में मोहम्मद आजम अपने जो छोटे भाई को मैंने पराजित कर दिया, लेकिन एक और बड़ी चीज है, मेरे सबसे छोटे भाई जो मोहम्मद कामबख्श है वो तो अभी जिंदा है। अगर वो ऐसा कुछ करे जिससे मेरी गद्दी को खतरा हो, तो इसी कारण इन्होंने दूसरा युद्ध लड़ा, जिस युद्ध को हम नाम देते हैं बीजापुर का युद्ध। क्योंकि ये बीजापुर में हुआ था इसलिए इसका नाम क्या है भाई साहब? इसका नाम है बीजापुर का युद्ध। और बीजापुर का युद्ध हुआ था सन 1709 में। और इस बीजापुर के युद्ध में आपको क्या देखने को मिलेगा? एक तरफ फिर से वही मुअज्जम देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ मोहम्मद कामबख्श। मोहम्मद क्या है? कामबख्श। मोहम्मद कामबख्श और मुअज्जम के बीच ये युद्ध हुआ था। अब देखिए, पहले तो ये शासक बन ही गए, गद्दी प्राप्त कर लिए, सेना वाना तो और अधिक मात्रा में हो गए, तो आसान होगा इसके लिए। विजयी रथ में ये सवार हो गए थे, तो ये छोड़ने वाले नहीं, तो ये विजयी हो जाते हैं, ये पराजित हो जाते हैं। और इस प्रकार से मुअज्जम मुअज्जम क्या होता है? शासक तो पहले से ही क्या है? बन बैठा है। मुअज्जम, याद रखिए, मुअज्जम गद्दी प्राप्त कर लेता है और गद्दी प्राप्त करता है एक नाम से, एक उपनाम से। ठीक है, मुअज्जम इनका ओरिजिनल नाम है, लेकिन एक उपनाम, एक उपाधि बोल सकते हैं, जिसको हम भारतीय इतिहास में किस नाम से जानते हैं? बहादुर शाह। कौन से बहादुर शाह? जफर वाला नहीं भाई, बहादुर शाह प्रथम। और बहादुर शाह जफर तो अंतिम था। ठीक है, समझते हैं ना? बहादुर शाह जफर अंतिम था, ये है बहादुर शाह प्रथम। इस बहादुर शाह प्रथम के उपनाम से, इसी उपाधि पर वो गद्दी पर बैठते हैं। और यहाँ से इनका जो उत्तरवर्ती मुगल काल जो है स्टार्ट हो जाता है सन 1707 से लेकर 1712 में। 1712 में इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि सिख विद्रोह होते हैं बंदा बहादुर के नेतृत्व में। और उन्हीं बंदा बहादुर को मजा चखाने के लिए
ठीक है, उनको पराजित करने के लिए एक रणनीति बनाई जाती है, एक युद्ध अभियान किया जाता है और इसी युद्ध अभियान में बहादुर शाह प्रथम मारा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आया होगा, मुझे लगता है सारी बातें क्लियर हो गई होगी। नहीं हुई तो फिर मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ 2 मिनट में, जल्दी जल्दी। चलिए, मैंने कहा मुगल एम्पायर आप देख चुके हैं। मुगल एम्पायर में सबसे अंतिम शासक औरंगजेब था, जिनका समयकाल 1658 से लेकर 1707 तक देखने को मिलता है। इनकी मृत्यु हुई थी सन 1707 में अहमदनगर के पास और मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर पतन की ओर जा पहुंचा था। और मृत्यु के उपरांत मैंने कहा औरंगजेब के जो 4 पुत्र थे उनमें से 3 पुत्रों के मध्य, इन 3 पुत्रों के मध्य क्या हुआ था भाई साहब, इन 3 पुत्रों के मध्य हुआ था उत्तराधिकारी संघर्ष। किनके किनके बीच, इनके मध्य हुआ था उत्तराधिकारी संघर्ष। ठीक है, क्या हुआ था, उत्तराधिकारी संघर्ष। और जैसे कि मैंने कहा कि अर अकबर जो सेकंड थे, इन्होंने अपने पिता के जो धार्मिक असहिष्णुता है, धार्मिक कट्टरवादी है, इन्होंने देखिए औरंगजेब ने जब अकबर की बात करो, अकबर सेकंड की नहीं बात करो, जब भी बात करूं अकबर बोलूं तो समझ जाइए कौन सा अकबर है, अकबर सेकंड बोलूं तो समझ जाइए औरंगजेब का पुत्र है। जब अकबर की बात करूं तो जजिया कर को हटा दिया था, लेकिन औरंगजेब ने जजिया कर पुनः स्थापित किया था। कहने का मतलब ये हिंदुओं को मजा चखाने चाहता था, हिंदुओं को प्रताड़ित करना चाहता था। ठीक है, और इसी के चलते मैंने कहा अकबर सेकंड जो है पिता का विद्रोह किया था। अकबर सेकंड पंजाब चले गए। ठीक है, पंजाब चले गए। ठीक है, फिर उसके बाद दक्षिण भारत चले गए। दक्षिण भारत से ये फारस निकल गया, फारस में उनकी कहा जाता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं का पीछा करता हुआ औरंगजेबी जो है क्या निकलते हैं, दक्षिण भारत रहते हैं और 25 वर्ष यहीं रहते हैं और इनकी मृत्यु यहीं हो जाती है। मृत्यु के पहले ही मैंने कहा था, इनके मृत्यु के पहले ही जब शासन में रहे तो काबुल का सूबेदार अपने बड़े पुत्र मुअज्जम को बनाया गया था। गुजरात का सूबेदार अपने दूसरे नंबर के पुत्र मोहम्मद आजम को बनाया था और बीजापुर का सूबेदार अपने तीसरे पुत्र मोहम्मद कामबख्श को बनाया था। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो तीनों पुत्रों के बीच मध्य क्या होता है, उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। और इस उत्तराधिकारी संघर्ष के चलते ये पहला युद्ध आपको देखने को मिला था, जजाओ का युद्ध। और इस जजाओ के युद्ध में मुअज्जम बड़ा पुत्र था जो विजयी हो जाते हैं और जो है मोहम्मद आजम पराजित हो जाते हैं। 1707 में गद्दी प्राप्त कर लेते हैं और उपनाम अपने बहादुर शाह प्रथम के उपनाम में के द्वारा ये गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन इनकी अभी मंशा अभी बाकी है, क्यों, क्योंकि गद्दी पर तो बैठ गए लेकिन इनका एक और भाई बाकी है। ठीक है, जिनको वो पराजित करना है और वो भाई का नाम है मोहम्मद कामबख्श। इस मोहम्मद कामबख्श को बीजापुर के युद्ध में सन 1709 में पराजित करते हैं और ये क्या हो जाता है, ये तो बन ही गए और उस पर उसके बाद जो है लगातार देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें थी, इसकी बातें, ये थी पूरा इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये थी क्या है, इनके इंट्रोडक्शन, इनके परिचय, किस तरह से क्या हुआ था, किस प्रकार हमने देखे कि उत्तरवर्ती मुगल एम्पायर में किस प्रकार से पहला शासक बना है। ठीक है, तो एक एक करके हम शासकों की बातें करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट आएगा, नेक्स्ट हमारा जो चीजें आएंगी वो है प्रमुख शासकों की बात करेंगे। ठीक है, तो उत्तरवर्ती प्रमुख शासक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तरवर्ती मुगल काल की क्या है भाई साहब, प्रमुख शासक। प्रमुख शासक उत्तरवर्ती मुगल काल के क्या है, प्रमुख शासक। ठीक है, और कौन कौन से हैं वो प्रमुख शासक, उसकी हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो पहले हम लिस्ट देख लेते हैं, इसको आपको याद करना है, करिए, जाहिर सी बात है। पहले नंबर में अगर बात करें तो पहले नंबर में है बहादुर शाह
प्रथम। आप इसको लिख लीजिए, इन कॉपी रखिए, जाहिर सी बात है। सन 1707 का समय है। सन 1707 से लेकर ईस्वी से लेकर सन 1712 ईस्वी तक ये शासन काल में, ठीक है। सन 1712 में बंदा बहादुर के अभियान के अंतर्गत इनकी मृत्यु हो जाती है, वो हम देखेंगे। उसके बाद जहांदार शाह, इसके और पुत्र थे। बहादुर शाह प्रथम के जो है 4 पुत्र और थे, ठीक है। और 4 पुत्रों में जहांदार शाह बनते हैं। जहांदार शाह, इसके बारे में भी एक एक करके चर्चा करेंगे। और जहांदार शाह का जो समय काल है सन 1712 से लेकर 13, एक ही वर्ष उनका रहता है, कुछ ज्यादा टाइम तक नहीं रहता। तीसरे नंबर पर यदि बात करें, तीसरे नंबर पर बात करें तो फर्रुखशियर, क्या है? फर्रुखशियर। फर्रुखशियर जिनका समय काल सन 1713 ईस्वी से लेकर सन 1719 ईस्वी तक देखने को मिलता है। वहीं पर चौथे नंबर की भी हम चर्चा करेंगे। रफी उद दरजात रफी उद दरजात, जिनका समय काल है 28 फरवरी से 7 जून, एक ही वर्ष ये रहते हैं भाई। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब 4-5 महीना, ठीक है। कब? सन 1719, 4-5 महीना तक ये शासन काल में रहते हैं। वहीं पर 5वें नंबर पर फिर रफी साहब आएंगे। मोहम्मद रफी नहीं है भाई साहब, रफी उद दौला, रफी उद दौला। और रफी उद दौला जिनका समय काल जून के बाद स्टार्ट होता है, जून से सितंबर, ये भी 4-5 महीना यहाँ पर देखने को मिलता है, इसी समय सन 1719 में, ठीक है। फिर छठे नंबर पर आपको देखने को मिलेंगे मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीली किस्म का आदमी कौन है? रंगीला किस्म का आदमी कौन है भाई? मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला, नाच गाना का शौक था भाई साहब, ठीक है, रंगीन आदमी था। सन 1719 से लेकर सन 1748 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। वहीं पर अगर 7वें नंबर की हम बात करें तो अहमद शाह बहादुर, अहमद शाह बहादुर, अहमद शाह बहादुर का समय काल सन 1748 ईस्वी से लेकर सन 1754 ईस्वी तक देखने को मिलता है। 8वें नंबर की हम बात करेंगे आलमगीर सेकंड, आलमगीर सेकंड। और आलमगीर सेकंड सन 1754 से लेकर सन 1758 ईस्वी तक आपको देखने को मिलेगा। 9वें नंबर की बात करें तो शाहजहां थर्ड, शाहजहां थर्ड सन 1758 से लेकर आपको दिखाई देंगे सन 1759। मैं यहीं पर लिख देता हूँ 10वें नंबर के जो शासक है वो है शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड 59 से लेकर सन 1759 से लेकर 1803 तक इनको देखने को मिलता है। फिर 11वें नंबर पे अकबर थर्ड की बात करें, अकबर थर्ड आता है और वो सन 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक दिखाई देते हैं। फिर वहीं पर 12वें नंबर पर या अंतिम नंबर पर बोल सकते हैं बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर। ये जफर के नाम से क्या होते हैं?
और इनका समय काल सन 1837 से लेकर 1857 की क्रांति आपने देखे नहीं भाई साहब, देखे नहीं होंगे, पढ़े होंगे, ये सुने होंगे, ठीक है, वहां तक ही चलता है। तो ये लिस्ट है उत्तरवर्ती मुगल काल के जो प्रमुख शासकों की, ठीक है। और प्रमुख शासक जो हुए हैं वो इस प्रकार से हैं, आप दिखाई दे रहा होगा। बहादुर शाह प्रथम, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। बहादुर शाह प्रथम सन 1707 से 1712, जहांदार शाह 1712 से 13, फर्रुखसियर 13 से 19, रफी दर्जाद 28 फरवरी से 4 जून 1719, रफीउद्दौला जून से सितंबर 1719 तक, मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 48, अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754, आलमगीर सेकंड 1754 से 1758, शाहजहां थर्ड 1758 से 1759, शाह आलम सेकंड 1759 से 1803 और अकबर थर्ड 1806 से 1837। और अंतिम में आपको देखने को मिलेगा बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे हम बातें करेंगे एक एक जो है चीजों की, एक एक शासकों की। ठीक है, लेकिन 2 मिनट का आप जो है ब्रेक लीजिए। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं। चलिए, चलिए, फिर से आप लोगों का स्वागत है, फिर से वेलकम है ब्रेक के बाद। स्टार्ट करते हैं, एक एक शासकों की बातें करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पहले नंबर की जो शासक है वो बहादुर शाह प्रथम।
पहले नंबर के शासक की हम बातें करेंगे, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, जिनका समय काल 1707 से 1712, जैसा कि आपको बताया गया है, लिस्ट दे चुका हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी बातें। बहादुर शाह की बात करें तो इनके पिता का नाम, पिता कौन है भाई, पिता कौन है, इनके पिता औरंगजेब। औरंगजेब, इनके बारे में क्या क्या चीजें वो बात करते हैं। इनका वास्तविक नाम क्या है भाई साहब, मुअज्जम। मुअज्जम, यही मुअज्जम है ना जो काबुल का सूबेदार बना था। वास्तविक नाम क्या है, मुअज्जम है। पिता का नाम औरंगजेब है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये योग्य एवं क्या था भाई साहब, योग्य एवं विद्वान शासक था, विद्वान व्यक्ति था। एक योग्य एवं विद्वान व्यक्ति था। ये 63 वर्ष की आयु में शासक बना था। 63 वर्ष की आयु में क्या बना, शासक बना। अब सोचिए, व्यक्ति तो 63 वर्ष की उम्र तक ले दे के जीवित रहता है। आज के जमाने में अगर बात की जाए तो 63 वर्ष जीना मतलब बहुत बड़ी बात है। पहले के जमाने वाले तो जी लेते थे 80 90 100 साल तक ले चला ही जाता है, लेकिन आज के जमाने में 63 वर्ष तक जीना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो ये भाई साहब जो है 63 वर्ष की आयु में एक वृद्ध व्यक्ति बोल सकते हैं। 63 वर्ष मतलब वृद्ध व्यक्ति बोल सकते हैं। वैसा पेंशन इसका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वृद्धा पेंशन लेकर इन्होंने जो है क्या बना, शासक बना। तो 63 वर्ष की आयु में शासक बना। कितने दिन तक रहे, कितने साल, तो 12 तक ही रहे, फिर वो तो बूढ़ा ही है, खत्म हो गया, ठीक है। 63 वर्ष की आयु में शासक बना। इसको भी आप क्या करिए, ध्यान रखिए, याद रखिए। चलिए, ये बात इनके बारे में कहा जाता है कि समझौतेवादी नीति धारण की थी। समझौतेवादी नीति अपनाई थी। नीति क्या थी, अपनाई थी। कहने का मतलब है कि ये जब शासक बना तो अपने आसपास के जो लोगों से मेल मिलाप रखता था, दोस्ती यारी रखता था, फ्रेंडशिप रखता था, मित्रता रखता था। ये लड़ाई झगड़े के पक्ष में नहीं था। अरे भाई ठीक है, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे, ठीक है। ये दूसरे व्यक्ति की तरह, दूसरे शासकों की तरह नहीं था कि लड़ाई झगड़ा युद्ध वगैरह किया जाए, ठीक है। ये मेल मिलाप रखता था, ठीक है। सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहने में इनकी क्या थी, नीति थी, ठीक है। हालांकि अपने भाइयों को उत्तराधिकार के पद के लिए मारा था, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन शासक बनने के बाद ये समझौतेवादी नीति अपनाई थी, मेल मिलाप रखते थे, ठीक है, मित्रता रखते थे, फ्रेंडशिप रखते थे। और उनमें से एक व्यक्ति जो सिख सिख के 10वें गुरु, ठीक है, इनमें से एक गुरु थे, इनमें से भाई पंजाब के सिख के 10वें गुरु, 10वें गुरु, सिख के 10वें गुरु, जिसका नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को ये बहुत मानते थे। इनसे कहने का मतलब है कि बहादुर शाह का अच्छे संबंध है। बहादुर शाह फर्स्ट का इन गुरु गोविंद सिंह से क्या थे, गुरु गोविंद सिंह से अच्छे संबंध थे। अच्छे संबंध थे क्योंकि मेल मिलाप रखते थे, दोस्ती यारी में जो है जो है ये समझौते की नीति रखते थे, दोस्ती यारी की बातें करते हैं, तो मेल मिलाप रखना होगा, ठीक है। वहीं पर आसपास पंजाब है, वहीं पर आपका जो है मुगल एम्पायर है आसपास, तो सबसे दोस्ती यारी बने। तो इनसे ये प्रभावित हुए थे गुरु गोविंद सिंह से, और ये मेल मिलाप रखते थे। कहा जाता है कि इसी गुरु गोविंद सिंह को, जो 10वें नंबर के गुरु गोविंद सिंह हैं सिख के,
सॉरी सिख के 10वें गुरु थे, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। इसी गुरु गोविंद सिंह को क्या किया गया था, इस बहादुर शाह फर्स्ट जो है वो उच्च मनसब प्राप्त किए, जो है उच्च मनसब मनसब प्रदान किए थे, प्रदान किए थे। मनसब का मतलब होता है पद, ठीक है, एक बड़े पद में, ठीक है, प्रदान किए थे। जैसे हमने बात की है मनसबदारी व्यवस्था, ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था हमने देखे थे। और मनसबदारी व्यवस्था सैनिकों में जो है 5,000 का मनसब अकबर था, तो उसी समय आपको देखने को 5,000 का मनसब, 7,000 का मनसब, ठीक है। तो एक सैनिकों की टुकड़ी थी, एक देखने को मिला था, एक पद था जिनको वो दिए गए। तो उच्च मनसब प्राप्त किसको था भाई, इस गुरु गोविंद सिंह को क्या था, उच्च मनसब प्राप्त हुआ था। किसके द्वारा, बहादुर शाह प्रथम के द्वारा उच्च मनसब प्राप्त किया था। ये अच्छे संबंध थे, इसका मतलब एक बड़े पद पर इनको दिया गया था, ठीक है। चलिए अब देखिए, कहा जाता है कि सिख में, अगर हम सिख की बात करें, सिख की बात करें, तो सिख में मैंने क्या कहा, 10वें गुरु, 10वें गुरु कौन थे भाई साहब, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, अभी जस्ट मैंने बताया। और गुरु गोविंद सिंह को उच्च मनसब प्राप्त हुआ था, अभी देखे थे, उच्च मनसब प्राप्त हुआ था किनके द्वारा, बहादुर शाह प्रथम के द्वारा। कहा जाता है कि इस गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु हो जाती है, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद सिख का एक नेता है, सिख नेता, सिख नेता जिसका नाम है बंदा बहादुर, सिख नेता जिसका नाम है बंदा बहादुर। और बंदा बहादुर, इसी बंदा बहादुर के नेतृत्व में, इसी बंदा बहादुर के नेतृत्व में क्या हुआ था, सिख पंजाब में सिखों का विद्रोह स्टार्ट होगा। पंजाब में क्या हुआ भाई साहब, सिखों का विद्रोह स्टार्ट हो गया, सिखों का क्या हो गया, विद्रोह स्टार्ट हो गया, सिखों का बगावत स्टार्ट हो गया, सिखों का बगावत शुरू हो गया, शुरू हो गया, ठीक है। तो दिल्ली, पंजाब, आगरा आसपास ही है, ठीक है। तो देखिए अब इधर, इधर कौन है, इधर उत्तरवर्ती मुगल शासक, उत्तरवर्ती वर्ती मुगल शासक की बात करें, तो उत्तरवर्ती मुगल शासक कौन है भाई, अभी बहादुर शाह, बहादुर शाह प्रथम। और बहादुर शाह प्रथम ने जब देखा कि बंदा बहादुर के नेतृत्व में पंजाब पर क्या हो रहा है, बगावत शुरू हो गया है, विद्रोह शुरू हो गया है, किसकी मृत्यु की बात, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु की बात। तो कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह से इनका जो संबंध था, अच्छे संबंध थे, इनसे क्या थे भाई, अच्छे संबंध थे। और इनसे इनसे अच्छे संबंध नहीं थे, ठीक है, इनसे क्या थे, अच्छे संबंध नहीं थे। और इसी कारण से इस विद्रोह को, इस बगावत को शांत करने के लिए बहादुर शाह से फर्स्ट ने क्या बनाया था, एक रणनीति बनाई, एक योजना बनाई, ठीक है। विद्रोह, बगावत कुचलने के लिए, बगावत का दमन के लिए, दमन हेतु क्या बनाया था, रणनीति बनाई, रणनीति बनाई। और रणनीति बनाई कहने का मतलब है युद्ध अभियान किया, युद्ध अभियान किया, रणनीति बनाई, युद्ध अभियान किया। कब की बात है, सन 1712 में। और ये चले गए कहां पर, इस युद्ध अभियान में। लेकिन कहा जाता है कि इसी युद्ध अभियान में पंजाब के सिखों की बगावत शुरू हो गई थी बंदा बहादुर के नेतृत्व में। इसी युद्ध अभियान, इसी बगावत को शांत करने के लिए रणनीति बनाई, युद्ध अभियान किया। और इसी युद्ध अभियान में सन 1712 में क्या होता है, बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है, बहादुर शाह
फर्स्ट की क्या हो जाती है भाई साहब, मृत्यु हो जाती है। अब भाई साहब बुढ़ा आदमी है, पेंशन लेकर तो जी रहा था, 63 की वर्ष की आयु में शासक बना था, तो ये क्या कितने दिन तक जिएगा? ठीक है, तो ये सन 1712 में बहादुर शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये आप देखिए। और मैंने एक चीज कही थी, मैंने एक चीज कहा था, एक व्यक्ति जिसका नाम है, एक व्यक्ति कहने का मतलब एक इतिहासकार, ठीक है, एक इतिहासकार जिसका नाम है सर सिडनी ओवेन, सर सिडनी ओवेन। और सर सिडनी ओवेन का कथन था, ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु के बाद बहादुर शाह की मृत्यु के बाद इनका कथन था, और कथन क्या था कि बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम एक ऐसा उत्तरवर्ती मुगल काल होगा, एक ऐसा उत्तरवर्ती मुगल शासक है, बहादुर शाह फर्स्ट एक ऐसा उत्तरवर्ती मुगल शासक है जिनके बारे में, जिनके बारे में कुछ अच्छे शब्द, कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, कहे जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि सर सिडनी ओवेन ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो बहादुर शाह फर्स्ट है वो एक प्रकार का क्या था, एक प्रकार का ऐसा व्यक्ति था जो शासन को अच्छी तरीके से संभाल सका। ठीक है, तो ये भी मानते हैं सर सिडनी रोयले जो है ओवेन, बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में ऐसा कहा कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा उत्तरवर्ती मुगल का जिसके बारे में मैं कुछ शब्द कह सकता हूँ, कुछ शब्द लिख सकता हूँ, कुछ अच्छे शब्द कह सकता हूँ, कुछ अच्छे शब्द लिख सकता हूँ, तो वो भी जानते हैं कि सर सिडनी ओवेन एक बहादुर व्यक्ति थे। चलिए, तो इनकी कहानी अब हो गई खत्म। किनकी कहानी खत्म हो गई भाई साहब? बहादुर शाह फर्स्ट की कहानी हो जाती यहाँ पर खत्म। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए होगा क्या, थोड़ा और समझिए, थोड़ा डिटेलिंग में और करते हैं। ठीक है, थोड़ा और डिटेलिंग में जाते हैं। बहादुर शाह की मृत्यु हो गई, ठीक है, समझते हैं। बहादुर शाह की मृत्यु हो गई, ठीक है, कब की बात है? 1712 में। बहादुर शाह फर्स्ट, मैं यह कहता हूँ फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट की यहाँ हो गई मृत्यु। और देखिए होता क्या है, ऐसे नॉर्मल हम सिचुएशन में देखते हैं, जैसे औरंगजेब के बारे में हमने देखे, तो औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उनके जो तीनों पुत्र आके भिड़ गए युद्ध में कि भाई साहब मैं गद्दी प्राप्त करूंगा, मैं गद्दी प्राप्त करूंगा। ठीक है, तो बहादुर शाह की मृत्यु के उपरांत उनके बाद क्या चीजें हुई कि जो दरबारी है वो आपस में लड़ने लगे। ठीक है, दरबारियों का गुट बन गया भाई साहब। ठीक है, दरबारियों का गुट बन गया, कहने का मतलब है कि आम सिचुएशन में क्या होता है कि किसी शासन प्रशासन का गद्दी प्राप्त करने के लिए, किसी शासन प्रशासन का गद्दी प्राप्त करने के लिए क्या होता है, उनके जो उत्तराधिकारी है, कहने का मतलब उनके युवराज है, उनके पुत्र है, उनके पुत्रों के बीच, उनके भाइयों के बीच क्या होता था, संघर्ष होता है। आम आम चीजों में आपने देखी है। लेकिन यहाँ पर गद्दी प्राप्त करने के लिए जो इनके जो दरबारी है,
इनके क्या है, दरबारी, दरबारी आपस में क्या हो गए, भिड़ गए, आपस में ही लड़ने लगे और दरबारियों में क्या बन गया, गुट बन गया। क्या बन गए, दरबारियों में गुट बन गए। और जो दरबारी, जिन गुटों का जो दरबारी जो चाहता था कि हालांकि हालांकि शासक कौन बनेगा, गद्दी पर कौन बैठेगा, हालांकि शासक कौन बनेगा, हालांकि शासक कौन बनेगा भाई साहब, उनके कोई पुत्र ही होंगे या उनका कोई भाई होगा या उनका जो भी संबंधी होगा वही बनेगा। लेकिन इनको बनाया किसने जाएगा, बनाया कौन जाएगा, ये जो दरबारी जो गुट है कौन बन गया, दरबारी जो है गुट, देखेंगे आगे, दरबारी जो है गुटों में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, जिसको कुछ को ईरानी गुट कहा गया है, किसी को तुरानी गुट कहा गया, किसी को अफगानी गुट कहा गया, किसी को सैयद बंधु का गुट कहा गया है। ठीक है, और इनमें से कोई गुट शक्तिशाली होगा, जो प्रभावशाली होगा, ठीक है, वो लड़ेगा अपने व्यक्ति के लिए, अपने आदमियों के लिए, अपने जो है, अगर मान के चलिए बहादुर शाह के देखेंगे 4 पुत्र थे। ठीक है, बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, तो 4 पुत्र में कोई एक गुट एक पुत्र को सेलेक्ट करेगा, कोई एक गुट दूसरे पुत्र को सेलेक्ट करेगा, एक गुट तीसरे पुत्र को सेलेक्ट करेगा, एक गुट चौथे पुत्र को सेलेक्ट करेगा। और जिस दरबारी गुट का दबदबा अत्यधिक होगा, जिस दरबारी गुट का प्रभाव अधिक होगा, वो शक्तिशाली होंगे, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के जो चाहने वाले, कोई भी उसका पुत्र उसका भाई वही क्या बनेगा, शासक बनेगा। मैंने कहा हालांकि शासक पुत्र बनेगा, भाई बनेगा, उसका कोई भी रिलेशन बनेगा किसी शासक का गद्दी प्राप्त करने के लिए, लेकिन इनके भाई, इनके पुत्रों के मध्य युद्ध नहीं होता है, दरबारियों के मध्य युद्ध होता है, दरबारियों के मध्य आपसी झगड़े होते हैं, आपसी मतभेद होता है, और इनमें दरबारी में जिस दरबारी का बोलबाला रहा, जिन दरबारी गुट का बोलबाला रहा, वही अगर चाहेंगे, जिसको चाहेंगे वो उनका क्या बनेगा, गद्दी पर शासक बनेगा। ये किसके बाद स्टार्ट हो गया था, बहादुर शाह फर्स्ट के बाद। ठीक है, तो वो देखते हैं क्या चीजें हैं, आपको देखने को मिलते हैं। चलिए, मुगल दरबार के दरबारी गुट, दरबारी गुट, और दरबारी गुट इस समय कितने थे, 4 थे। कितने थे भाई, 4 दरबारी गुट थे। चलिए एक एक करके हम बातें करेंगे। आपको एक एक चीज क्लियर होगा। ठीक है, एक गुट जिसको हम कहते हैं हिंदुस्तानी गुट, हिंदुस्तानी गुट। ठीक है, चलिए, एक जिसको कहा जाता है हिंदुस्तानी गुट, दूसरे को कहा जाता है ईरानी गुट, ईरानी गुट। एक गुट जिसको कहा जाता है अफगानी गुट, अफगानी गुट। एक गुट जिसको कहा जाता है तुरानी गुट, तुरानी गुट। अफगानी गुट, ईरानी गुट, हिंदुस्तानी गुट और तुरानी गुट, ये 4 गुट थे। ठीक है, चलिए, हिंदुस्तानी गुट कहने का मतलब है हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे। ठीक है, हिंदुस्तानी गुट जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे, ईरानी गुट जो ईरान के मुसलमान थे, अफगानी गुट जो अफगान के मुसलमान थे। ठीक है, तुरानी गुट जो सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है, तुरानी गुट जो है मध्य मध्य एशिया के जो है क्या थे, मुसलमान थे। ये सभी दरबार में रहते थे। दरबार में ऐसा नहीं है कि मुगल साम्राज्य है कि भारत के ही लोग रहेंगे, या बोल सकते हैं आपके जो है बोल सकते हैं पाकिस्तान के रहेंगे मुसलमान या ईरान के रहेंगे। ठीक है, सभी आस जो भी है, ठीक है, जो सक्षम है, वो कहाँ पर रहते हैं, यहाँ दरबार में रहते हैं। ठीक, दरबार में। तो हिंदुस्तानी गुट कहने का मतलब हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तानी गुट कहने का मतलब है हिंदुस्तान के मुसलमान, मैंने कहने का मतलब भारत के मुसलमान, हिंदुस्तान मतलब भारत के मुसलमान, भारत के मुसलमान।
ईरानी गुट कहने का मतलब है ईरान के मुसलमान। ईरान के क्या थे? मुसलमान थे। और ईरान के मुसलमान एक ही जो है शिया मुसलमान थे। शिया मुसलमान। वहीं पर अफगानी गुट कहने का मतलब अफगान के सुल्तान जो है क्या थे? मुस्लिम थे। अफगान के क्या थे भाई साहब? मुस्लिम थे। वहीं पर तुरानी गुट जो मध्य एशिया के मुस्लिम थे। मध्य एशिया के जो है क्या थे? मुसलमान थे। और ये एक जो है सुन्नी मुसलमान थे। एक क्या था? सुन्नी मुसलमान। क्या थे? सुन्नी मुसलमान। अब देखते हैं हिंदुस्तानी गुट की बात करें तो हिंदुस्तानी गुट में जो थे उनको हम नाम जानते हैं सैयद बंदूक के नाम से। किसको जानते हैं? सैयद बंदू के नाम से ये क्या किया जाता है? जाना जाता है। ठीक है। और सैयद बंदू में बंदू का मतलब भाई, तो कौन कौन से भाई होंगे? एक है आपके अब्दुल्ला खां। अब्दुल्ला खां। दूसरे हैं हुसैन अली। हुसैन अली। चलिए देखिए, इस सैयद बंधु को कहा जाता है भारतीय इतिहास का किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। किंग मेकर। किंग मेकर समझते हैं ना? किंग मेकर, किंग को बनाने वाले, राजा को बनाने वाले, शासक को बनाने वाले। हिंदुस्तानी गुट ने ऐसे 4 व्यक्ति को सपोर्ट किया जो बाद में शासक बने। जैसे फर्रुखशियार। फरुख फर्रुखशियार को इन्होंने ही जो है इनके ही गुट ने शासक बनाया था। रफी उद रफ्जात। रफी उद उज्जात, इनको भी इन्होंने शासक बनाया था। रफी उद दौला। रफी उद दौला क्या है? रफी उद दौला। मैंने कहा ना कि ये ऐसे 4 गुट है जो आपस में लड़ मरते हैं और शासक किसी एक को चुनते हैं। ठीक है। जिनका बोलबाला रहा, जिन गुटों का बोलबाला रहा, वो क्या चुनते हैं? वो अपने शासक चुनते। कहने का मतलब मुगल काल का, उत्तरवर्ती मुगल का शासक चुनते। और मैंने ये भी कहा हालांकि हालांकि जो शासक बनेगा उनका पुत्र बनेगा, उनका भाई बनेगा, या उनके कुछ संबंधी बनेंगे। बनेंगे इनमें से कोई नहीं। जो मुगल दरबारी में बनेंगे इनमें से कोई नहीं, लेकिन जो इन लोग चाहेंगे वही बनेगा जिनका बोलबाला रहा। ठीक है। तो आपस में यही लड़ रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। उनके बेटे, उनके भाई, उनके पुत्रों को कोई मतलब नहीं है। ठीक है। लड़ेंगे जिनका बोलबाला रहेगा। ठीक है। उनके ही ग्रुप का कोई व्यक्ति क्या बनेगा? शासक बनेगा। ठीक है। चलिए, इनमें से फर्रुखशियार को शासक बनाया गया था सैयद बंधु द्वारा। रफीउद्दौला को शासक बनाया गया था। ठीक है। रफीउद दर्जात को शासक बनाया गया था। मोहम्मद शाह रंगीला को शासक बनाया था। मैं रंगीला लिख देता हूँ, बाद में सभी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला को भी शासक बनाया था। चलिए, इसमें कौन कौन से व्यक्ति है? अगर बात करें ईरानी गुट में कौन कौन से व्यक्ति थे? एक व्यक्ति जिसका नाम जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां, एक व्यक्ति जिसका नाम है जुल्फिकार खां। दूसरे नंबर पर बात करें सदाउत खान। सदाउत खां। तीसरे नंबर पर बात करें इस गुट में कितने व्यक्ति थे? 4 व्यक्ति थे। एक अमीर खां। और चौथे नंबर की बात करें तो है इस्ताह खां। इस्ताह खां। ये 4 ऐसे क्या थे? लोग थे जो इस गुट में शामिल थे, ईरानी गुट में। और ये ईरान के आए हुए दरबारी थे। ठीक है। दरबारी में रहते थे और ये शिया मुसलमान थे। अफगान की बात करें, अफगान के जो है अफगानी गुट में कौन कौन से? मोहम्मद खां। मोहम्मद खां जो है इस गुट में शामिल हुआ था। दूसरे नंबर की बात करें तो मोहम्मद खां बंगस। मोहम्मद खां और मोहम्मद खां बंगस 2 व्यक्ति थे। मोहम्मद खां क्या है? बंगश। चलिए, तुरानी ग्रुप में बात करें तो तुरानी ग्रुप में भी 3 व्यक्ति थे। एक है निजाम उल मुल्क। इसका नाम बहुत आपने सुने होंगे। ठीक है। निजाम उल
मुल्क, निजाम उल मुल्क चिंगिस खान, जिसको कहा है चिंगिस खान। ठीक है, जब हम देखेंगे 18वीं सदी के नए राज्यों का उदय हुआ था, बंगाल, अवध वगैरह। ठीक है, तो हम इसकी चर्चा करेंगे उस समय। दूसरे नंबर पर अमीन खान, अमीन खान। और तीसरे नंबर पर जो है वो है जकारिया खान, जकारिया खान। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन है भाई साहब? जकारिया खान। तो ये हो गई उन गुटों की बातें। ठीक है, ये हो गए उन गुटों की बातें जो दरबार में 4 गुट के रूप में तब्दील हो गए थे। कब? बहादुर शाह की मृत्यु के बाद। ठीक है, और 4 गुट जो है, जो चाहेंगे, जिसको चाहेंगे शासक, वही शासक बनेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे की अगर बात करें, अब देखिए एक चीज, एक घटना देखिए, मैंने क्या कहा, फिर से हम आते हैं बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, और बहादुर शाह प्रथम की जो मृत्यु हो जाती है, ठीक है, बहादुर शाह की प्रथम की मृत्यु हो जाती है सन 1712 में। देखिए सन 1712 में मृत्यु कब हुई भाई साहब? सन 1712 में। किसकी? बहादुर शाह की। समझिएगा मेरी बातें, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सन 1712 में मृत्यु हुई। इस बहादुर शाह के कितने थे? 4 पुत्र थे। मैं यहां लिख देता हूं, बहादुर शाह के कितने थे? 4 पुत्र थे। समझिएगा मेरी पूरी बातें। कितने पुत्र थे भाई? 4 पुत्र थे। 4 पुत्र में एक पुत्र जिसका नाम है जहांदार शाह, जहांदार शाह। दूसरे पुत्र का नाम है अजीम उल खान, अजीम उस शान। तीसरे पुत्र का नाम है रफी उस शाह, रफी उस शान। चौथे पुत्र का नाम है जमान शाह, जमान शाह। ठीक है, तो ये 4 पुत्र थे किसके भाई साहब? ये है किसके? बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट के कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र। मैंने कहा जब बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है, तो याद रखिए मृत्यु के बाद उनके शव को, ठीक है, शव समझते हैं ना भाई? अरे भाई शव समझते हैं ना? उनके शव को लगभग, मैं लगभग की बात करूं, लगभग 70 दिनों तक, 70 दिनों तक नहीं दफनाया था, नहीं दफनाया था। अब सोचिए, समझिए, बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है सन 1712 में, और मृत्यु के बाद इनके शव को 17 दिनों तक नहीं, सॉरी 70 दिनों तक नहीं दफनाया था। और इनके बजाय, अपने पिताजी को दफनाने के बजाय इन चारों में क्या हो जाता है? उत्तराधिकारी संघर्ष चलता है। उत्तराधिकारी क्या होता है? संघर्ष चलता है। ठीक है, पिताजी तो निपट गए भाई साहब, पिताजी तो निपट गए। जहांदार बोलता है कि मैं शासक बनूंगा, अजीम उल शाह बोलता है मैं शासक बनूंगा, रफीउल शाह बोलता है मैं शासक बनूंगा, जवान साहब बोलता है कि मैं शासक बनूंगा। लेकिन अपने पिताजी का कोई मतलब नहीं है, मर गए तो पड़े हैं, जमीन पर पड़े हैं, 70 दिनों तक नहीं दफनाया। ठीक है, अब सोचिए एक बाप जिन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया, अरे 4 कंधे थे, 4 कंधे थे, ठीक है, जाके दफना देते। तो पिता है तो ये अपने जीवन में सोचे होंगे कि मैं मरूंगा तो मेरे पुत्रों के द्वारा मुझे कांधा दिया जाएगा। ठीक है, 4 पुत्र थे तो चारों तरफ वो पकड़ के मुझे जाके दफना देंगे, जला देंगे, जो भी करेंगे। ठीक है, लेकिन ये चारों पुत्रों ने क्या किया? इन चारों पुत्रों ने क्या किया? अपने पिताजी को 70 दिनों तक पड़े रहे, दफनाए नहीं। ठीक है, उनके बजाय इन अपने भाइयों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हो गया। हालांकि आप जानते हैं ये जीत जिसकी होती है वो किसकी होती है? जहांदार शाह की। और जहांदार को शाह
जो बनाने वाले हैं, जहांदार शाह को शासक बनाने वाले हैं, वो कौन है? ईरानी गुट का। ठीक है, ईरानी गुट का एक व्यक्ति है जुल्फिकार शाह, जुल्फिकार खां। जो जुल्फिकार खां है, आप देखिए मैंने क्या कहा, गुटों में ही लड़ाई होता है, दरबारी गुटों में लड़ाई होते हैं। तो दरबारी गुट का एक व्यक्ति है जिसका नाम है जुल्फिकार खां, और इस जुल्फिकार खां ने क्या किया था? जहांदार शाह को चुन लिया था। क्या किया था? चुन लिया था। मैंने क्या, उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, लेकिन इन दोनों के लड़ते वड़ते नहीं, लड़ तो कौन रहे हैं? लड़ तो ये रहे हैं, गुटों के बीच लड़ाई होती है, और गुट जो जीत गया, कहने का मतलब है जिनका प्रभाव अत्यधिक हो गया, ईरानी गुट का प्रभाव अधिक हो गया, तो ईरानी गुट की तरफ से जो उनके हक में था वो कौन था? जहांदार शाह। जहांदार शाह को क्या बनाया गया था? यहाँ का दूसरे नंबर का शासक बनाया था। आप देखते हैं लिस्ट में, आप देख सकते हैं दूसरे नंबर कौन बनता है? जहांदार शाह जो बनता है। बस एक ही वर्ष रखता है, 12 से 13। तो श्राप लगा भाई साहब, एक ही वर्ष रहा है, श्राप लगा। क्यों लगा है? अरे अपने पिताजी को दफनाए नहीं थे, 70 दिन तक पड़े रहे, और कहा जाता है बाद में फिर, ठीक है, बाद में बाद में दिल्ली में दफनाया गया, बाद में दिल्ली, ठीक है, क्या है भाई साहब? दिल्ली में दफनाया गया, ठीक है। तो पिता की ये उम्मीद रहती है कि मेरे मरने के बाद जो है मेरे पुत्र द्वारा कांधा दिया जाएगा, लेकिन ये भी इनको नसीब नहीं हुआ, ठीक है। बाद में दिल्ली पर दफनाया जाता है। तो इससे अच्छा तो पुत्र ही होना बेकार है, नहीं? ठीक बोल रहा हूँ ना भाई? इससे अच्छा तो पुत्र ही होना बेकार है। दिल्ली के नजदीक, दिल्ली के आसपास इसको बाद में दफनाया गया है, और इस प्रकार से जहांदार शाह क्या बन जाता है भाई साहब? इस प्रकार से जहांदार शाह दूसरे नंबर के उत्तरवर्ती मुगल सम्राट के शासक बन जाता है। और जहांदार शाह ने अपने पिता के अनुरूप ये भी मेल मिलाप रखते थे, दोस्ती यारी रखते थे, संबंध रखते थे, मिलजुल कर रखते थे, ठीक है। चलिए, तो ये सब बातें हैं, ठीक है। तो अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतरिए भाई। अरे कुछ नहीं कर सकते, जीते जी तो मरने के बाद कांधा तो दीजिए, ठीक है। ये भी इनसे नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, जो भी है, ठीक है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े कहने का मतलब, अब आज की क्लास हम यहीं तक देखते हैं भाई, और नेक्स्ट क्लास में जहांदार शाह से हम स्टार्ट करेंगे, और देखते हैं कहाँ तक जाता है नेक्स्ट क्लास। कहने का मतलब जो चीजें देख रहे हैं वो कहाँ, ये है। तो हमारा आज का जो है वो कौन सा देख चुके हैं हम? बहादुर शाह के बारे में हम देख चुके हैं, ठीक है। चलिए, आगे की क्लास हम कल करेंगे, आगे की क्लास नेक्स्ट डे करेंगे, और उसमें हम बातें करेंगे बहादुर शाह प्रथम की, ठीक है। तो चलिए, खत्म करते हैं आज की क्लास, यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए आप जो है अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए। मुगल एम्पायर का आज फर्स्ट भाग है, कहने का मतलब पोस्ट मुगल एम्पायर, ठीक है, उत्तरवर्ती मुगल का। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं आप लोगों से, तब बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।